हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्स, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्स। तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे। रिसोर्सेज हमारे वो चीज़ें होती है जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। तो वैसे ही हमारे लिए फॉरेस्ट और एनिमल क्या बेनिफिशियल है, इसलिए हमने इसको रिसोर्स टर्म किया है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से हमको, जैसे हमने पढ़ा है बचपन में, हमको क्या मिलता है? फूड मिलता है, हमको मेडिसिन मिलती है, हमको शेल्टर मिलता है। तो क्या क्या मिलता है फॉरेस्ट से हमको? फूड, जिसमें आपके फ्रूट्स भी आ गए, वेजिटेबल्स भी आ गए, हमको शेल्टर भी मिलता है, ठीक है, हमको मेडिसिन मिलती है, ऑक्सीजन लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, ग्लोबल वार्मिंग को भी, टेम्परेचर को क्या करता है? रिड्यूस करता है, रेनफॉल लेकर आता है, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ये सभी किसके फीचर्स हैं? आपके फॉरेस्ट के। तो ये हमारे लिए देखो सभी की सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने फॉरेस्ट को क्या टर्म किया है? फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ से क्या मिलता है हमको? ठीक है, इससे भी हमको पहले तो फूड मिलता है, ये भी इकोलॉजिकल बैलेंस करती है आपकी, जैसे फूड चेन और फूड वेब को मेंटेन करना। अगर फूड चेन फूड वेब आपका मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा? आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा और फिर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द अर्थ हो पाएगी क्या? नहीं। इसलिए वाइल्ड लाइफ भी क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। कुछ मेडिसिन भी बनती है इनसे, वाइल्ड लाइफ की स्किन से क्लोथ भी बनते हैं, शूज बनते हैं, बेल्ट बनते हैं इनकी स्किन से, क्रोकोडाइल के बेल्ट से, है ना। तो दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या पढ़ना है? फॉरेस्ट के कुछ आपके टाइप्स है, आपके स्पीसीज के कुछ टाइप्स है, कुछ क्लासीफाई किया गया है कि फॉरेस्ट को कैसे, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, आपके अनरिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, वैसे ही वाइल्ड लाइफ को स्पीसीज के क्लासीफाई किया गया कि नॉर्मल स्पीसीज क्या होती है आपकी, इंडेंजर्ड क्या होती है, एक्सटिंक्ट क्या होती है, रेयर स्पीसीज क्या होती है, थ्रेटन्ड स्पीसीज क्या होती है, वल्नरेबल क्या होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपकी स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले होता है आपको नॉर्मल स्पीसीज। सबसे पहली स्पीसीज कौन सी होती है आपकी? नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज का मतलब होता है कि जो स्पीसीज आपकी सर्वाइवल के लिए नॉर्मल है, जिसमें कोई भी थ्रेटेड नहीं है, कोई भी इसको लॉस नहीं हो रहा है, इसके नंबर जो है वो सफिशिएंट है आपके इकोसिस्टम में, वैसे स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल स्पीसीज। जैसे अगर मैं बोलूँ डॉग, डॉग के नंबर क्या सफिशिएंट है? क्या ये खत्म हो रहे हैं? नहीं। जैसे सपोज मैंने बोला चिकन, हमको पता है कि चिकन बहुत यूज हो रहा है, पर इसके एबंडेंट नंबर है हमारे पास। काऊ, तो इन सब के स्पीसीज को क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्पीसीज। सपोज अगर मैं बात करूं अपनी प्लांट्स की, तो प्लांट्स में कौन से होंगे आपके? जैसे साल के ट्रीज आपके पास एबंडेंट है, मैंगो की ट्रीज, ये सभी क्या है आपके पास? नॉर्मल स्पीसीज। आपके पास बहुत सारे फैले हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्पीसीज। सेकेंड है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज। सेकेंड क्या है आपका? इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो फोकस रखना चैप्टर को समझने के लिए। नोट्स मेरे पीडीएफ फॉर्म में इन मेरे टेलीग्राम चैनल तुषार सर का विज्ञान, और यहाँ पर भी गूगल ड्राइव की लिंक मैं अपलोड करूँगा, जिससे आप कनेक्ट करके ले सकते हैं। देखिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज, नाम से पता चलता है डेंजर। ऐसी स्पीसीज जो किस में है? आपके डेंजर में। मतलब जो स्पीसीज आपके स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ऐसी स्पीसीज जो आपकी इंडेंजर्ड है, आपके वर्ग ऑफ एक्सटिंक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे देखो आपका इंडियन वाइल्ड डेस, इंडियन वाइल्ड डेस कहाँ पे प्रेजेंट है आपका? इंडियन वाइल्ड डेस रन ऑफ कच्छ में। कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ में। फिर आपका एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन ये कहाँ प्रेजेंट है? आपके गिर नेशनल फॉरेस्ट गुजरात में, ठीक है। ब्लैक बक, जिसको सलमान खान ने मारा था ना, ब्लैक बक वाला केस, वो भी क्या है आपका? इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है, खत्म होने के कगार पे है, वैसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज। फिर इसके बाद आता है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो आपके खत्म हो चुकी है, अब उसके कोई भी क्वांटिटी हमारे यहाँ कोई भी एनिमल्स बचे हैं क्या? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके डायनासोर्स, तो हमको पता है कि हमारे पहले हजारों साल पहले डायनासोर्स थे, ठीक है। तो डायनासोर्स जो पहले थे हजारों साल पहले, अब है क्या? नहीं। तो वैसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट। जो खत्म हो गए हैं, जिसकी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अब प्रेजेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे एशियाटिक चीता, हमारे पहले हमारे यहाँ चीता होते थे, अब है क्या?
नहीं, अब चीता है क्या हमारे यहाँ? नहीं, पर पहले चीता था। जो मोगली की देखिए आपने मूवीज, मोगली में जो बगीरा था आपका, वो एक्चुअली हमारे यहाँ की स्टोरी है। जो रॉलेट क्रिफलिंग करके जो व्यक्ति था जिसने स्टोरी को लिखा था, रॉलेट क्रिफलिंग, वो हमारे पेच नेशनल पार्क में गया था। तो पेच नेशनल पार्क से मोटिवेट होकर उसने स्टोरी लिखा था मोगली की। ठीक है, कौन से? पेच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा का, वहाँ पे बैठ के उसने मोगली की स्टोरी लिखा था। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गई। एक्सटिंक्ट के बाद फिर होता है आपका एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है आपका? ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ आपके एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। ऐसी स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। ओनली फाइंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, ओनली फाइंड ऑन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। एक ही जगह पे पाई जाएगी वर्ल्ड में, फिर कहीं नहीं पाई जाएगी। ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। जैसे एग्जांपल हमने बोला, जैसे अंडमान पिजॉन, तो एक प्रकार का कबूतर है जो कहाँ मिलेगा? सिर्फ आपको अंडमान में। अगर मैंने बोला आपका गंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन मतलब ये सिर्फ आपकी डॉल्फिन है जो कहाँ मिलेगी आपको? सिर्फ गंगा रिवर में। ठीक है, ऐसे एग्जांपल एक आपका कोंडाना रेड। कोंडाना रेड जो है एक छोटा सा चूहा है जो वर्ल्ड में सिर्फ महाराष्ट्र में मिलता है, वो भी एक 1.5 किलोमीटर की रेडियस में। सिर्फ महाराष्ट्र का कितना? 1.5 किलोमीटर के रेडियस में। वैसे पिग्मी हॉक आसाम में एक छोटा सा आपका पिग है, सबसे वर्ल्ड का सबसे छोटा सुअर, छोटा सा पिग है। ठीक है, ये अलग अलग है। जैसे मैंने बोला आपका लॉयन टेल मकाउ तो केरला में मिलता है आपको। मैंने बोला संगाई तो कहाँ मिलता है आपको? मणिपुर में मिलता है। ठीक है, अब मैंने क्या पोलर बियर तो कहाँ मिलेंगे? सिर्फ पोल्स में। पेंगुइन बोला तो कहाँ मिलेंगे आपको? अंटार्कटिक वाले रीजन में। तो ऐसे कुछ एनिमल जो पर्टिकुलर एक जगह पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, अब होता है एक आपका रेयर स्पीसीज। रेयर का मतलब होता है सबसे कम। रेयर का मतलब क्या होता है? बहुत कम। अब जैसे ऐसी स्पीसीज होगी जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है हमारे पास। रेयर स्पीसीज मतलब क्या होगा? जिसकी क्वांटिटी बहुत कम है। पहले थी पर अब नहीं है। जैसे मैंने बोला लायन, तो लायन की क्वांटिटी कितनी है? 2657। 2657 इज द रियल क्वांटिटी फिगर ऑफ इंडियन लायन। हमारे इंडिया में लायन की क्वांटिटी कितनी है? 2657। ये कैसे पता चला हमको? एक टाइगर सर्वे हुआ है। क्या हुआ है? टाइगर का सर्वे हुआ है, इससे हमको पता चला है कि हमारे यहाँ की अभी क्वांटिटी कितनी है? 2657। जैसे आपकी फॉरेस्ट सर्वे होते हैं ना, वैसे टाइगर सर्वे भी होता है। पग मार्क से, उनके यूरिन से, ठीक है, उनके बॉडी में जो स्ट्रिप्स रहती है ना ब्लैक कलर की, उससे स्ट्रिप्स से हर दूसरे लायन का, टाइगर का स्ट्रिप्स चेंज होता है। ठीक है, उनके पग मार्क जो रहते हैं ना, पैर के पंजे, वो भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की हमने स्पीसीज पढ़ ली है पूरी आपकी। ठीक है, अब देखो इसमें एक लास्ट में स्पीसीज आती है आपकी वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जो अगर ध्यान नहीं दिया गया, अगर इस पे हमने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाए तो क्या होगा? ये भी आपके इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगी। मतलब ये आपके वर्ज में है, मतलब आपके वर्ज में है कि अगर थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं देता वो किस में आ जाएंगे? आपके इंडेंजर्ड में। जैसे अगर मैं बोलूँ काऊ, तो अभी काऊ को क्या हो रहा है? बहुत सारे स्लॉटर हाउस में कर रहे हैं, बुचर हाउस में काट रहे हैं। क्यों? मीट के लिए, रेड मीट जो होता है ना, फिर इसकी हड्डियों से क्या बनाते हैं? कॉम, कंगी बनाते हैं। ठीक है, तो काऊ बफेलो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग मार रहे हैं ना काऊ और बफेलो को। ठीक है, उसके लिए मीट के लिए, उसके रेड मीट के लिए। ठीक है, अगर इस पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा ही होगा। जैसे आपके डियर, एलिफेंट, एलिफेंट भी आपके क्या है? कम है वल्नरेबल स्पीसीज में। एलिफेंट को भी क्यों मार रहे हैं हम? उसकी आइवरी के लिए। किसके लिए? आइवरी। आइवरी का मतलब होता है उसके दांत। आइवरी से क्या करते हैं हम? उनके दांतों से हम नेकलेस बनाते हैं, बीड्स बनाते हैं, मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई स्टेच्यू बनाते हैं। ठीक है, तो स्मगलिंग करता था। जैसे साउथ में एक था आपका वीरप्पन नाम का, सुना है आपने? साउथ में एक बहुत बड़ा तस्कर था जो लाल चंदन की तस्करी करता था और हाथी के दांत की, उसका नाम था वीरप्पन। तो उसी से मोटिवेट होकर पुष्पा मूवी बनी है आपकी। पुष्पा मूवी में आपने देखा है पूरा लाल चंदन के ऊपर ही चल रहा है। तो वीरप्पन नाम का था साउथ में आपका, वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश का व्यक्ति था। तो वो जो था वो आपका लाल चंदन और हाथी के दांत की आइवरी की तस्करी करता था, स्मगलिंग करता था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसमें टेंशन की बात नहीं है, वहाँ से आप पूरे अच्छे से नोट्स, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स लिख सकते हो। अभी तो सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, मैं रब कर दूँ इसे।
अब इसके बाद हेडिंग डालिए कि ऐसे कौन कौन से रीजंस है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे आपके एनिमल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिससे आपके एनिमल्स का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन। देखो, व्हाट आर द रीजन फॉर द fearful, what are the reason for the fearful destruction of flora and fauna। ठीक है, कौन कौन से रीजंस है जिससे हमारा fearful डिस्ट्रक्शन हो रहा है फ्लोरा एंड फाउना का। सबसे पहले समझते हैं, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, एंड फाउना का मतलब होता है एनिमल। तो हम मनुष्य लोग, हम इंसान लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी हमारी कौन सी प्रोसेस हो रही है जिससे फॉरेस्ट आपका खत्म हो रहा है, जिससे एनिमल्स आपके खत्म हो रहा है। तो सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज। हम क्या कर रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज। क्यों कर रहे हैं कटिंग ऑफ ट्रीज, हमको रोड बनाना है, हमको घर बनाना है, ठीक है, हमको बिल्डिंग्स बनाना है, हमको इंडस्ट्री का सेटअप करना है, हमको एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। जिसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज जिसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन हमारा एक रीजन हो चुका है कि जिससे फियरफुल हो सकता है। ठीक है, और इसी को इनडायरेक्टली हम दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। क्यों, क्योंकि जिस जगह पे आपका जो जानवर रहता है, अगर सपोज हमने आपका कोई एक प्रकार का मंकी रहता है एक आपके फॉरेस्ट में, हमने वहाँ का फॉरेस्ट ही कट कर दिया, तो वो मंकी सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं। उसका तो जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, उसका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है वो तो क्या हो गया, वहाँ पे रहा क्या, नहीं, वो तो खत्म ही हो गया आपके ना। ठीक है, इसलिए ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, अगर किसी भी जगह से मैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दो रिसोर्सेज का, वहां से पूरे रिसोर्सेज निकाल लो, तो क्या होगा, वो भी नहीं होगा। कैसे, सपोज जैसे मैंने वहां पे कोई इंडस्ट्री का सेटअप कर दिया, इंडस्ट्री का सेटअप कर दिया और वहां पे आपकी कोई नदी बह रही है बीचों बीच में, तो अगर मैंने वहां से वाटर निकालना चालू कर दिया और मैंने अपना वेस्ट प्रोडक्ट, अपने केमिकल्स डंप करना चालू कर दिया किसमें, उस रिवर वाटर में, तो जो भी जानवर उस वाटर को पिएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार होकर क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उनकी। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तीसरा है आपका हंटिंग। तीसरा क्या है आपका, हंटिंग। हंटिंग का मतलब होता है आपके जानवरों का शिकार करना। अब ये बंद कर दिया गया है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं कि अगर आप हंटिंग करते हो तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा, साथ में आपको जेल भी होगी। ठीक है, पर पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे, वो लोग शिकार पे जाते थे एज अ फन के लिए, है ना। और इसी के साथ हंटिंग के साथ एक और वर्ड आता है आपका पोचिंग। ठीक है, पोचिंग का मतलब होता है पकड़ना, जाल डाल के फेंक के क्या करना, पकड़ना। तो इससे क्या करते थे ये लोग, पोचिंग करके किसी भी एनिमल को उनका स्लॉटर करते थे, हेड कट करते थे, पूरा जितना भी अंदर की इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करके उसके अंदर क्या भरते थे, भूसा, और उसको फिर अपने घर पे ऐसे टांग के रखते थे। तो आपने देखा है पुराने मूवीज में देखा होगा, हिरण का मुंह टंगा हुआ है, हाथी का मुंह टंगा हुआ है, तो क्या करते हैं उसके अंदर की जितनी भी स्किन से पूरी निकाल ली, इसको ड्राई करा, उसके अंदर क्या भर दिया, भूसा और सब कुछ, और उसको फिर क्या कर दिया, टांग दिया। ठीक है, अगर देखना है तो मूवी देखना, एक महाराजा करके गोविंदा की मूवी है, उसमें पूरे उसमें दिखाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं इसमें, अगर आपका फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, अगर आपके जंगल में आग लग गई तो जितने भी एनिमल्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सपोज जिस जंगल में जो एनिमल रहता था, जिस जंगल में जो एनिमल रहता था, अब उसको क्या करना पड़ेगा, वहां से मूव करना पड़ेगा। मूव करेगा तो क्या होगा, जो भी उसका हैबिटेट था ओरिजिनल, वो हैबिटेट रहेगा क्या, नहीं, उसको तो आदत है उसी हैबिटेट में रहने की। ठीक है, पर अब वो रह पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो ये सभी रीजंस हैं आपके गवर्नमेंट के, सॉरी, आपके डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड
फौना। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करे हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आई है, अलग अलग क्या करें, रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आई है टू प्रोटेक्ट दिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने रूल लेकर आया है जिसको बोलते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये आई है आपकी 1952 में। कब आई है? 1952 में। इसमें गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किया है कि आपको कौन से प्लांट्स को काटना है, कौन से प्लांट को काटने की नहीं देना है मंजूरी। अब सपोज जैसे मैंने कहा सैंडलवुड है या आपका साल ट्री है, तो गवर्नमेंट इसको काटने के लिए नहीं देता। पर अगर सपोज नॉर्मल कोई पेड़ आपका सूख गया है, जैसे अपन होली के टाइम काटते हैं ना, तो अपन कोई भी पेड़ लेकर आते हैं होली के टाइम काटने के लिए, जलाने के लिए, तो उस पेड़ को काटने पे गवर्नमेंट कुछ बोलती है कि हमको नहीं। पर अगर सपोज इसका चंदन का पेड़ लगा है गवर्नमेंट का, या सागौन का पेड़ लगा है, तो उसको काटो आप, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ने आ जाएगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, आपके नाकेदार रेंजर लोग, ठीक है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में इसमें क्या हुआ, उसने रूल्स एंड रेगुलेशन बताया कि फॉरेस्ट को किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड अनरिजर्व के फॉर्म में, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको पकड़ करने के लिए क्या आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में WPA। ये आया आपका 1972 में। कब आया? 1972 में। इसको मॉडिफाई करा गया है 1986 में भी। मॉडिफाई का मतलब होता है कुछ चेंजेस किया गया है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट लॉ हमको पढ़ना है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 का और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 का। इसमें एक और चीज याद रखना हमको, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आया है 1986 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया आपका? 1986 में। ये तीनों लॉ हमको पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक प्लांट के बारे में बताता हूँ। एक प्लांट है आपका, एक ट्री है एक्चुअली, वो बहुत न्यूज़ में है, इसको हमको याद रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। हिमालयन यू, एक प्लांट है हमारा हिमालयन यू। इसके अंदर से केमिकल निकलता है जिसका नाम है टेक्सोल। इसके अंदर से केमिकल निकलता है जिसका क्या नाम है? टेक्सोल। इस टेक्सोल केमिकल में आपकी कैंसर हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इस केमिकल में क्या प्रॉपर्टी है आपकी? कैंसर हीलिंग प्रॉपर्टीज है, तो जो कैंसर की मेडिसिन के लिए क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट है। तो हिमालयन यू जो प्लांट है ये एक प्रकार का आपका एंडेमिक प्लांट है। कैसा प्लांट है आपका? एंडेमिक, जो पर्टिकुलर एक रीजन में ही मिलता है। तो कहाँ मिलता है आपको? हमको मिलता है हिमालयाज में एंड अरुणाचल प्रदेश में। हिमालयाज में और अरुणाचल प्रदेश में, ये दो जगह पे हमको क्या मिलता है? हमारा हिमालयन यू, ठीक है। नोट डाउन करिए इसको। ठीक है। अब हमको कुछ प्रोजेक्ट पढ़ना है जो एनिमल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको बचाने के लिए। तो हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। वेरी गुड। हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है। एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल ट्री, नेशनल बर्ड पीकॉक है। वेरी गुड। नेशनल ट्री बनियान ट्री, ठीक है। देखिए इधर, तो हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल जो है ये है आपका टाइगर, ठीक है। टाइगर मतलब वो एनिमल जिसके ऊपर क्या रहती है? ब्लैक कलर की स्ट्रिप। इसके पहले जो एनिमल था 1973 के पहले, उसके पहले था लायन। लॉयन कौन सा होता है? जिसमें आगे सामने से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? लॉयन, सिंह, ठीक है। ये कौन सा है? हमारा टाइगर। तो हमारे जो सत्यमेव जयते में जो 4 शेर का सिंबल है वो कौन से आपके? सिंह है। शेर नहीं है वो, क्या है? सिंह है, ठीक है। तो टाइगर है, इसके लिए हमारे इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। क्या नाम है? प्रोजेक्ट टाइगर। ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर में क्या करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि अगर आप शेर को मारते हो तो आपको कितनी सजा होगी, आपको कितना फाइन होगा। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंदर आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, JSI। क्या कहते हैं? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कहाँ पर है? आपके
कोलकाता में। ये सर्वे करता है आपके एनिमल्स का। किसका सर्वे करता है? एनिमल्स का सर्वे करता है कि कौन से एनिमल्स कितने बचे हैं आपके। तो ये कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जैसे पग माग वाली टेक्निक्स, आपकी स्ट्रिप वाली टेक्निक्स, कैमरा लगा के चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट के टीथ की बहुत तस्करी हो रही थी, तो एलिफेंट हमारे पास बचे नहीं थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी लेकर आया, जिससे हम क्या कर रहे हैं, एलिफेंट को बचा रहे हैं, ठीक है। एलिफेंट की जितनी भी संख्या है उसको कम नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। एलिफेंट की जितनी भी संख्या है उसको कम नहीं होने दे रहे हैं। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमको बनाना है जिससे हम एलिफेंट की संख्या को बचा सके, हम इसमें यूज करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में, ठीक है। ये हमको इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है। अब हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट में मेनली 3 क्लासिफिकेशन है आपका, और ठीक है। वैसे क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है आपका। जैसे हम फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन नहीं करते क्या, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं आपके, टेम्परेट क्या होते हैं, टेम्परेट डेसिडियस क्या होते हैं, मॉन्टेनियस क्या होते हैं आपके, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन अलग है। हम गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन की बात करें, वो वाला जो क्लासिफिकेशन है आपका, वो कौन सा है आपका, इन्वायरमेंटलिस्ट वालों के लिए, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफी, आपका क्लासिफिकेशन है जो अपन ने पढ़ा है, टेम्परेट, डेसिडियस, मैनग्रूव्स, एवरग्रीन, ठीक है। तो हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो गवर्नमेंट ने करके दिया है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। सबसे पहला है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, कोई बता सकता है क्या होता है रिजर्व फॉरेस्ट? जो गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखे हैं, वेरी गुड, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने क्या करके रिजर्व करके रखे हैं, मोर देन हाफ ऑफ द लैंड जो है आपका, जितने भी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट की लैंड है, मोर देन हाफ लैंड ऑफ फॉरेस्ट हमारा कैसे है, रिजर्व है। ये फॉरेस्ट आपके डायरेक्टली अंडर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ जो भी स्टेट का है। सपोज जैसे मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो इट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एमपी। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चीज एक्टिविटीज आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको फाइन लगेगा। सपोज आप कट करके ट्रीज लेके जा रहे हो तो भी इश्यू होगा आपके साथ। और अगर आप यहाँ पे पिकनिक बना रहे हो, सपोज आपने अंगार जला दी और छोड़ के चले गए और वही अंगार से फॉरेस्ट फायर लग गया तो, ठीक है। सेकेंड है आपका प्रोटेक्टेड फायर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, जैसे अपन पर्टिकुलर किसी चीज को बचाने के लिए इस फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सपोज वहां पे कोई एनिमल है, वहां पर कोई पर्टिकुलर एक एनिमल है जैसे वहीं पे मिल रहा है हमको, तो हमको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना लिया, विच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो किसमें बदल जाता है आपका, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा फॉरेस्ट होता है आपका अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जिसको हम पहचान नहीं पाते, ठीक है। इसमें कुछ भी कर लो आप, इसमें कटिंग ऑफ ट्रीज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलाउज है, कटिंग ऑफ ट्रीज भी अलाउ है। आप फ्यूल के लिए यूज कर सकते हो, उसकी लकड़ियाँ अलाउड है, ठीक है। तो ऐसे फॉरेस्ट जो आपके छोटे मोटे फॉरेस्ट होते हैं जिसको हम क्लासीफाई नहीं कर पाते इतने, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। यहाँ पे आप कुछ भी करो गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी, ये हाँ 2 जगह पे आपको क्या अलाउ करेगी। अब देखो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, दैट इज चिपको मूवमेंट। नाम सुना है चिपको मूवमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है चिपको मूवमेंट। सुना है किसी ने चिपको मूवमेंट क्या होता है? देखिए चिपको मूवमेंट है कि आपके बुक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है चिपको मूवमेंट का, पर हमको चिपको मूवमेंट समझना है, यूपीएससी का तो फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। चिपको मूवमेंट में देखो होता क्या है, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ, ये बात स्टोरी है आपकी उत्तरांचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, ठीक है। वहां पर क्या हुआ था कि जब फॉरेस्ट वाले जो मतलब नॉर्मल जो थे आपके ठेकेदार लोग जो फॉरेस्ट को कट करने आए थे, अब क्या हुआ वहां पर एक गांव था, तो गांव में क्या हुआ, सभी गांव के सभी आदमी लोग क्या हुआ काम करने गए, तो घर पे सिर्फ कौन बची आपकी, लेडीज लोग। अब वो क्या हुआ, उसी गांव में क्या हुआ, पेड़ को काटने आए, तो उनको पता था कि लेडीज लोग को कि ये पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ से क्या मिलता है, हनी, ठीक है, हमको हनी मिलता है, हमारे बच्चे उसमें खेलते हैं, उसकी छाव में खेलते हैं, हमको फ्रूट्स मिलता है, हमको ट्रीज मिलते हैं, हमको वुड्स मिलता है, फ्यूल भी हमको वहीं से मिलता है।
तो लड़के वहाँ की जितने भी लेडीज लोग थे उनने क्या करी, उनको आग्रह किया कि आप इसको काटो मत। फिर भी वो अलाउ हुए क्या, नहीं, वो काटने लगे। तो क्या करी, वहाँ की जितनी भी लेडीज थी उनने सब ने क्या करा, पेड़ को से पकड़ के खड़े हो गए, सब के सब। हर लेडीज ने एक एक पेड़ को क्या कर लिया, पकड़ के खड़े हो गए। अब आपको काटना है तो पहले हमको काटो, बाद में पेड़ काटो। तो क्या करा, पेड़ को आप चिपक के खड़े हो गए। तो इसी मूवमेंट को क्या नाम दिया, चिपको मूवमेंट। ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको सिर्फ समझना है। दूसरा है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन, देखो इसमें क्या होता है। बीज बचाओ आंदोलन नाम से पता चल रहा है कि कोई सीड को सेव करने की स्कीम है। सीड मतलब आपका ये सपोज देखो ये क्यों आया आपका बीज बचाओ आंदोलन। सपोज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में कोई चावल लग रहा है, बिहार में कोई अच्छा सा क्या लग रहा है, चावल की वैरायटी लग रही है। अब क्या हुआ, वहाँ पे फ्लड आ गया। फ्लड आने के बाद क्या होगा, पूरा का पूरा लैंड क्या हो जाएगा, वॉश आउट। पूरा का पूरा लैंड क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा। तो अब जो किस्म की जो चावल की वेराइटीज थी वहाँ पे ग्रो करेगी क्या, नहीं। तो क्या करते हैं अपन बीज बचाओ आंदोलन में, जो भी आपके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके सीड को एक जगह सेव करके रखते हैं, सो दैट अगर कुछ भी हुआ तो अपन उस सीड से फिर से वो प्लांट को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। तो क्या करते हैं, गांव में कुछ लोगों को क्या बोलते हैं कि सपोज जैसे आपने 100 किलो अनाज बनाया या आपने 1 क्विंटल आपने क्या करा, पब्लिश किया। सुबह के 8 बज गए हैं, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन में सुबह 8 बजे शिफ्ट चालू होती है, तो उसका ये हॉर्न है। ठीक है, तो सुबह के 8 बज रहे हैं अभी, लेक्चर रिकॉर्ड होने के समय। तो देखो, तो हमने क्या किया, सपोज हमने 1 क्विंटल हमने प्रोड्यूस किया। 1 क्विंटल का मतलब क्या होता है, 100 kg। तो 100 kg में से आप 95 kg सेल कर दो, कुछ भी यूज कर लो, 5 kg को आप सेव करके रख लो अगले साल के सीड के लिए। ठीक है, तो आपको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा। अब जैसे ऐसे ही सब लोग, गांव के लोग 2-2, 3-3, 5-5 किलो सेव करके रखने लगे और एक गोदाम बना लिए, अपने वेयर हाउस बना लिए, वहाँ पे सेव करके रखे। अब जैसे भी नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, सपोज कोविड लाइक का कंडीशन आ जाए कि शॉप भी बंद थी आपकी, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की स्टार्टिंग में, बाद में खुल गई, तो अपन को परेशान नहीं होना पड़ेगा, अपने पास एक्स्ट्रा रिजर्व रहेगा। ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, बीज बचाओ आंदोलन का ईयर और ईयर। ठीक है, अब हम आते हैं JFM पे। JFM का मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब देखिए क्या होता है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप इन गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपके फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो भी योगदान दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें देखो क्या कर सकते हैं, देखो इसमें बहुत अच्छा एक है। तो जैसे हम लोग हिंदू लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो हम इस पेड़ को कभी काटेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारी मदर लोग जो भी है, हमारी मम्मी लोग हैं, वो क्या करती है, पूजा करती है, वट सावित्री का वक्ष करती है, जिसके ऊपर धागा बांधते हैं, सब करते हैं। तो हम वो पेड़ काटेंगे क्या, नहीं। जैसे हमें पता है कि नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। ठीक है, छाव भी देता है, हमको माता आती है, चिकन पॉक्स आता है, हम उसी की पत्तियां से नहाते ना, तो हम उस पेड़ को काटेंगे नहीं। ऐसे क्या होता है, इंडिया में कुछ कुछ जगह पे कुछ ट्रीज को आपके सेक्रेटोरियल के लिए या पूजा पाठ के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कदम्बरी ट्री करके एक जगह है, कदम्बरी ट्री कहाँ पर, आपका राजस्थान उड़ीसा में क्या करते हैं, उसको पूछते हैं। आपका महुआ का ट्री भी पूछते हैं। ठीक है, पीपल का ट्री को पूछते हैं। महुआ का ट्री को कौन पूछते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो पूजा करते हैं, जो आपका वहाँ से अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं, वो उसको पूछते हैं। जैसे साउथ के लोग आपके टॉडी बनाते हैं, तो वो कोकोनट का पाम से आपका जो ट्री है उसको पूछते हैं। तो ऐसे क्या करा इनने, एक पर्टिकुलर ट्री को क्या करा, पूजा करना चालू कर दिया, सो दैट आप उसका कंजर्वेशन उस कम्युनिटी की जवाबदारी है। उसका कंजर्वेशन किसकी जवाबदारी है, उस कम्युनिटी की जवाबदारी है। ठीक है, तो ये सब किसी के अंदर आता है, आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में। ठीक है, फिर एक और कीवर्ड है आपका बायोडाइवर्सिटी। एक और कीवर्ड क्या है आपका, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब देखो क्या होता है, बायो मतलब होता है लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका डिफरेंस, अलग अलग टाइप के। तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में आपके कितने टाइप्स के अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, कितने टाइप के अलग अलग प्लांट्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सपोज अगर मैं बात करूं हमारे एक पर्टिकुलर एरिया की, तो वहाँ पे कितने सारे ट्रीज होंगे, आपके मैंगो का ट्रीज भी होगा, नीम का ट्री भी होगा, गुआवा का होगा, ठीक है, रोज के प्लांट भी होंगे, वहाँ पे डॉग भी होंगे, आपके कैट्स भी होंगे, रेड भी होंगे, और क्या होंगे, शेर चीता तो होने से रहे, ठीक है, और क्या होगा, हॉर्स हो सकता है, 1-2 डंकी हो सकते हैं, गोट होंगे, चिकन होगा। तो देखो कितने सारे अलग अलग एनिमल्स की स्पीसीज रहने लगी आपके एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन एक्ट भी है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट जो है ये आया था आपको 2002 में।
कब आया था? 2002 में। ओजोन डिप्लीशन का एक्ट आया था आपको 2005 में, ठीक है। मेडिकल वेस्ट का एक्ट आया था आपको 2011 में। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट का एक्ट आया था आपका 1981 में, ठीक है। तो ऐसे जितने भी कंजर्वेशन के आपके अलग अलग क्या है रूल्स है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, बीच बचाओ आंदोलन को, और ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। इसके नोट्स अपलोड होंगे मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल ड्राइव की फाइल अपलोड होगी, एंड इसी के पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अपलोड होंगे आपके तुषार सर के विज्ञान के मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू। जल्द ही चैप्टर नंबर 3 लेक्चर अपलोड होगा, वाटर रिसोर्सेज। थैंक यू।